आज हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। हाँ। हमारे हाथ जो नोट्स लगे हैं वो असल में एक बीए कोर्स के लिए तैयार किए गए हैं। तो ढांचा तो एकेडमिक है, पर इसमें जो बातें हैं वो हम सबकी जिंदगी के लिए हैं। बिल्कुल, खासकर आज के दौर में जब स्ट्रेस, चाहे वो एग्जाम का हो या काम का, बहुत आम हो गया है। सही बात है। तो आज हम 3 बहुत ही पावरफुल आइडियाज पर बात करेंगे। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता, और काइंडनेस मतलब दयालुता। और ये सिर्फ अच्छा महसूस करने वाली बातें नहीं है। पॉजिटिव साइकोलॉजी का पूरा आइडिया ही यही है कि हम सिर्फ मानसिक समस्याओं के इलाज पर ध्यान न दें, बल्कि ये भी समझें कि एक इंसान खुश कैसे रहता है, अपनी पूरी क्षमता तक कैसे पहुंचता है। बिल्कुल। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स उसी खुशी और बेहतरी के, कह सकते हैं, व्यावहारिक टूल हैं। तो हमारा मकसद है कि इन नोट से इनके पीछे की साइंस और रोजमर्रा की जिंदगी में इनके इस्तेमाल को आसान भाषा में समझें। चलिए पहले कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, मेडिटेशन। जब भी ये शब्द आता है मेरे दिमाग में तो पहाड़ों पर बैठे किसी साधु की तस्वीर आती है। क्या ये वाकई उतना मुश्किल है? आहा, ये सबसे बड़ा मिथ है। पॉजिटिव साइकोलॉजी मेडिटेशन को एक मेंटल हाइजीन की तरह देखती है। मेंटल हाइजीन? हाँ, जैसे हम रोज दांत साफ करते हैं, वैसे ही मन को साफ करना। इसका मतलब दिमाग को खाली करना नहीं है, जो कि लगभग नामुमकिन है। अच्छा। इसका असली मकसद है अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए एक दर्शक की तरह देखना। दर्शक की तरह देखना, ये सुनने में तो आसान लगता है, पर जब मैं कोशिश करती हूँ तो मेरा दिमाग तो 10 अलग अलग दिशाओं में भागता है। क्या शुरुआत में ऐसा होना आम बात है? अरे बिल्कुल आम है। हमारा दिमाग सोचने के लिए ही बना है, उसे रोकना नहीं है, बस उसकी लगाम अपने हाथ में लेनी है। इन नोट्स में एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी गई है। जब हमारा फोन या कंप्यूटर हैंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उसे रीस्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। मेडिटेशन दिमाग के लिए वही मेंटल रीसेट बटन है। यह आपको उस विचारों के ट्रैफिक जाम से निकालकर एक शांत सड़क पर ले आता है। मेंटल रीसेट बटन, ये तो एग्जाम की तैयारी करने वाले किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी लग रहा है। यकीनन। तो अगर किसी को ये रीसेट बटन दबाना हो तो शुरुआत कैसे करें? क्या इसके कोई तय नियम है? हाँ, इन नोट्स में 4 बहुत ही आसान कंपोनेंट्स बताए गए हैं। पहला है फोकसिंग, मतलब अपने ध्यान को किसी एक चीज पर टिकाना। जैसे अपनी सांस पर? सबसे आसान वही है, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देना। जब भी दिमाग भटके, उसे प्यार से वापस अपनी सांस पर ले आओ। ये एकाग्रता बढ़ाने की सबसे अच्छी कसरत है। ठीक है। और दूसरा? दूसरा है रिलैक्स्ड ब्रीथिंग, गहरी और धीमी सांस लेना। आपने नोटिस किया होगा, जब हम घबराते हैं, जैसे किसी इंटरव्यू से ठीक पहले, हाँ, सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। बिल्कुल। गहरी सांस लेना हमारे नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है कि सब ठीक है, शांत हो जाओ। ये एक तुरंत शांति देने वाला टूल है। तीसरा और चौथा? तीसरा है एक शांत जगह। शुरुआत में ऐसी जगह चुनें जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। और चौथा है एक आरामदायक मुद्रा। मतलब पद्मासन लगाना जरूरी नहीं है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कुर्सी पर आराम से बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, यहाँ तक कि चलते हुए भी ध्यान कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि आपका शरीर तनाव में न हो। ये तो सुनने में बहुत ही व्यवहारिक लग रहा है, पर क्या इसका असर सिर्फ व्यक्तिगत शांति तक ही सीमित है, या इसका कोई बड़ा प्रभाव भी होता है? इन नोट्स में एक टेक कंपनी की केस स्टडी का जिक्र है। हाँ, और वो केस स्टडी दिखाती है कि इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। उस टेक कंपनी में माहौल बहुत तनावपूर्ण था, डेडलाइंस का प्रेशर, लंबी मीटिंग्स। नतीजा ये था कि लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे थे, नौकरी छोड़ रहे थे और प्रोडक्टिविटी गिर रही थी। ये तो आजकल की ज्यादातर कंपनियों की कहानी लगती है। तो उन्होंने मेडिटेशन से इसे कैसे बदला? उन्होंने एक माइंडफुलनेस और मेडिटेशन प्रोग्राम शुरू किया। कर्मचारियों को लंच ब्रेक में छोटे छोटे गाइडेड मेडिटेशन सेशन दिए, कुछ अच्छे ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी दिया। और इसे थोपा नहीं गया? नहीं, बस एक ऑप्शन की तरह पेश किया गया। और नतीजा क्या रहा? ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या असल में लंच ब्रेक में 15 मिनट आंखें बंद करने से कंपनी की प्रोडक्टिविटी सच में बढ़ सकती है, या ये सिर्फ एक अच्छा महसूस कराने वाला कॉर्पोरेट चलन है? आपका सवाल बहुत वाजिब है। शुरू में मैनेजमेंट को भी यही शक था, लेकिन 3 महीने बाद जब सर्वे किया गया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। अच्छा। लगभग 70% कर्मचारियों ने कहा कि उनका स्ट्रेस लेवल काफी कम हुआ है और काम पर उनका फोकस पहले से बेहतर हुआ है। वाह! इससे टीम के बीच झगड़े कम हुए, सहयोग बढ़ा और सबसे जरूरी बात, लोगों के नौकरी छोड़ने की दर में काफी कमी आई। तो ये सिर्फ एक चलन नहीं, बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट साबित हुआ। आसानी से देख पाते हैं। हाँ, बिल्कुल।
और यही हमें हमारे अगले टॉपिक ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता पर ले जाता है। इसका मतलब सिर्फ थैंक यू बोलना तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। थैंक यू तो एक सामाजिक शिष्टाचार है। ग्रैटिट्यूड एक गहरी भावना है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी में मिली अच्छी चीजों को सच में देखना, उनकी कीमत समझना और उनके लिए दिल से आभारी होना। और सबसे जरूरी बात क्या? ये मानना कि हमारी हर सफलता सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है। उसमें हमारे परिवार, दोस्तों, समाज या शायद सिर्फ अच्छे वक्त का भी हाथ है। इन नोट्स में बताया गया है कि ग्रैटिट्यूड 3 लेवल पर काम करता है: इमोशन, मूड और ट्रेट। ये क्या है? हाँ, ये 3 स्तर इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। पहला लेवल है इमोशन। ये एक पल भर की तुरंत वाली फीलिंग है। कोई उदाहरण? मान लीजिए एग्जाम से ठीक पहले आपके दोस्त ने आपको अपने नोट्स दे दिए। हाँ, समझ गई। वो कृतज्ञता का इमोशन है। ये आता है और चला जाता है। ठीक है, ये समझ आया। और दूसरा लेवल, मूड। दूसरा लेवल है मूड। ये थोड़ा लंबा टिकता है। दोस्त की मदद की वजह से शायद आपका पूरा दिन अच्छा गुजरा, आप हर किसी से अच्छे से बात कर रही हैं, आपको सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है। यह है कृतज्ञता का मूड, जो कुछ घंटों या पूरे दिन तक रह सकता है। और तीसरा और सबसे गहरा लेवल है ट्रेट। इसका क्या मतलब है? ट्रेट का मतलब है जब कृतज्ञता आपकी आदत, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए। मतलब ये स्वाभाविक हो जाता है? हाँ, ऐसे लोग जानबूझकर आभारी होने की कोशिश नहीं करते, वे स्वाभाविक रूप से होते हैं। वे सुबह की धूप, चाय के कप या किसी अजनबी की मुस्कान में भी खुशी और आभार ढूंढ लेते हैं। कमाल है। और रिसर्च बताती है कि जिन लोगों में कृतज्ञता एक ट्रेट बन जाती है, वे जिंदगी में ज्यादा संतुष्ट और खुश रहते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हम इसे प्रैक्टिस करके अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना सकते हैं। इन नोट्स में कुछ थेरीज का भी जिक्र है। अब अकादमिक नोट्स हैं तो थेरीज तो होंगी ही, पर क्या ये हमें कुछ व्यावहारिक भी सिखाती हैं? हाँ, बिल्कुल। इन थेरीज के नाम भली मुश्किल लगे, पर उनका सार बहुत सरल और दिलचस्प है। अगर हम इन सभी थेरीज को एक साथ देखें तो ये सारी एक ही बड़ी बात की तरफ इशारा करती हैं कि आभार सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं है, बल्कि ये समाज को जोड़े रखने वाला एक साइकोलॉजिकल गोंद है। साइकोलॉजिकल गोंद, ये तो बहुत दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। सोचकर देखिए, एक नजरिया ये है कि आभार समाज में सहयोग यानी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए विकसित हुआ। जब आप किसी की मदद के लिए आभार जताते हैं तो आप अनजाने में एक संदेश दे रहे होते हैं कि मैं तुम्हारी मदद को महत्व देती हूँ और भविष्य में जरूरत पड़ने पर मैं भी तुम्हारे काम आऊंगा। इससे भरोसा बढ़ता है। सही है। एक और थ्योरी कहती है कि हमें आभार तब सबसे ज्यादा महसूस होता है जब हमें लगता है कि मदद करने वाले का इरादा सच में नेक था, वो सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा था। मतलब हम नीयत को पहचानते हैं। हाँ। ये सारी बातें हमें एक दूसरे पर भरोसा करने और मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत एहसास नहीं है, ये हमारे सामाजिक ताने बाने का हिस्सा है। नोट्स में मारिया नाम की एक टीम लीडर की केस स्टडी भी है। हाँ, मारिया की टीम का मोराल बहुत डाउन था। लोग मीटिंग्स में चुप रहते थे, कोई नया आइडिया नहीं देता था। अच्छा। मारिया ने एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने हर मीटिंग की शुरुआत में टीम के किसी एक सदस्य के काम की, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, सबके सामने सच्ची तारीफ और उसके लिए आभार जताना शुरू किया। इसका क्या असर हुआ? मुझे लगता है शुरू में लोगों को अजीब लगा होगा। बहुत अजीब लगा। शुरू में तो लोग हैरान थे और उन्हें लगा कि ये कोई कॉर्पोरेट नौटंकी है। लेकिन मारिया लगातार ऐसा करती रही और फिर धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे के काम को नोटिस करने लगे। अरे, तुमने वो रिपोर्ट बहुत अच्छी बनाई, या उस क्लाइंट को तुमने बहुत अच्छे से संभाला। वाह। टीम में सहयोग की भावना वापस आ गई और उनकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगी। और इसका कोई बायोलॉजिकल आधार भी है क्या? आभार महसूस करने पर हमारे दिमाग में भी कुछ होता है? हाँ, और ये बहुत ही आकर्षक है। जब हम आभार महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिसे लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं। अच्छा, ये वही हार्मोन है जो माँ और बच्चे के बीच? बिल्कुल, ये वही है जो बंधन को मजबूत करता है। इसके अलावा डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर्स भी रिलीज होते हैं। तो जब आप आभारी होते हैं तो आप सचमुच अपने दिमाग को खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के केमिकल से नहला रहे होते हैं। तो जब हम अपने जीवन में अच्छी चीजों के लिए आभार महसूस करते हैं तो इसका एक स्वाभाविक नतीजा ये होता है कि हम उस अच्छाई को दूसरों तक भी पहुंचाना चाहते हैं। हाँ। और यहीं से हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट यानी काइंडनेस या दयालुता जुड़ जाता है। मैं हमेशा काइंडनेस और अल्ट्रुइज्म को एक ही समझती थी। क्या इनमें वाकई कोई बड़ा फर्क है? नहीं, ये सिर्फ एकेडमिक बात नहीं है। इनके बीच का फर्क बहुत मायने रखता है। इन नोट्स में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। प्रो सोशल बिहेवियर एक बहुत बड़ा छाता है। ओके।
इसके नीचे समाज के लिए फायदेमंद हर काम आता है, चाहे उसके पीछे का इरादा कुछ भी हो सकता है कोई टैक्स बचाने के लिए दान दे रहा हो, वो भी प्रो सोशल बिहेवियर है। ठीक है, और एल्ट्रुइज्म? एल्ट्रुइज्म यानी परोपकार, इससे एक कदम आगे है। इसमें इंसान दूसरों के फायदे के लिए अपना नुकसान भी कर सकता है, जैसे एक सैनिक जो देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। तो फिर काइंडनेस यानी दयालुता इन सब से अलग कैसे हुई? काइंडनेस में इरादा और भावना सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। ये एक स्वैच्छिक काम है जो सहानुभूति और करुणा से पैदा होता है। ये जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो। जैसे किसी परेशान सहकर्मी से सिर्फ ये पूछ लेना कि सब ठीक है, किसी बुजुर्ग के लिए दरवाजा खुला रखना, या किसी थके हुए डिलीवरी बॉय को एक गिलास पानी देना, ये सब दयालुता है। इसमें एक गर्मजोशी है, एक भावनात्मक जुड़ाव है। तो कह सकते हैं कि हर दयालु काम प्रो सोशल है, लेकिन हर प्रो सोशल काम दयालुता से भरा हो, ये जरूरी नहीं। ये फर्क अब बिल्कुल साफ है। और मुझे लगता है बाकी दोनों कॉन्सेप्ट्स की तरह दयालुता के फायदे सिर्फ उसे पाने वाले को नहीं बल्कि करने वाले को भी होते होंगे। बिल्कुल, इसे हेल्पर्स हाई कहते हैं। हेल्पर्स हाई? हाँ, जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे दिमाग में एंडोर्फिन रिलीज होता है, वही केमिकल जो एक्सरसाइज के बाद हमें अच्छा महसूस कराता है। रिसर्च बताती है कि दयालुता दिखाने से हमारा स्ट्रेस कम होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, और इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। हाँ, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक डबल डोज की तरह है। लेकिन क्या इसमें एक स्वार्थ की भावना नहीं है कि हम दयालु इसलिए हैं ताकि हमें खुद अच्छा महसूस हो? ये एक बहुत गहरा दार्शनिक सवाल है। पॉजिटिव साइकोलॉजी इसे इस तरह देखती है कि नतीजा क्या है। अगर आपके एक छोटे से काम से किसी और का दिन बेहतर हो रहा है और साथ ही आपको भी खुशी मिल रही है, तो ये एक विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल, इरादा दूसरों की भलाई का है और खुशी मिलना उसका एक सुखद साइड इफेक्ट है। पॉजिटिव साइकोलॉजी में इसे एक इंटरवेंशन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द सुनने में थोड़ा मेडिकल लगता है। इसका क्या मतलब है? इंटरवेंशन का मतलब है इसे एक वैज्ञानिक तकनीक की तरह इस्तेमाल करना ताकि लोगों की भलाई को बढ़ाया जा सके। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध एक्ट्स ऑफ काइंडनेस इंटरवेंशन है। इसमें क्या करते हैं? इसमें लोगों से कहा जाता है कि वे एक हफ्ते तक हर रोज जानबूझकर दयालुता के 5 काम करें, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो, और उन्हें एक डायरी में लिखें। सिर्फ लिखने से क्या होता है? लिखने से वो अनुभव आपके दिमाग में और पक्का हो जाता है। स्टडीज ने दिखाया है कि जिन लोगों ने ये किया, सिर्फ एक हफ्ते के बाद उनकी खुशी और जीवन से संतुष्टि के स्तर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। बस एक हफ्ते में? हाँ, ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। जिन लोगों ने ये किया, उन्होंने बताया कि वे न सिर्फ खुश महसूस कर रहे थे, बल्कि उन्हें ऐसा लगा जैसे दुनिया उतनी भी बुरी जगह नहीं है। वाह, दयालुता का एक छोटा सा काम उनके पूरे नजरिए को बदल रहा था। तो आज हमने पॉजिटिव साइकोलॉजी के इन 3 बहुत ही शक्तिशाली कॉन्सेप्ट्स को समझा। मेडिटेशन से मन को शांत करना, ग्रैटिट्यूड से अपने नजरिए को बदलना और काइंडनेस से अपने और दूसरों के जीवन में खुशी लाना। सही कहा। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि व्यावहारिक स्किल्स हैं जिनके पीछे ठोस वैज्ञानिक आधार है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये तीनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये एक पॉजिटिव साइकिल बनाते हैं। कैसे? जब आप मेडिटेशन से अपने मन को शांत करते हैं, तभी आप अपने आसपास की अच्छी चीजों को नोटिस कर पाते हैं और उनके लिए आभारी हो सकते हैं। अच्छा। और जब आपका दिल आभार से भरा होता है, तो दूसरों के प्रति दयालु होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। एक को प्रैक्टिस करने से दूसरा अपने आप मजबूत होता जाता है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सवाल यह है कि जिस दुनिया में, खासकर एकेडमिक और प्रोफेशनल जीवन में, सारा ध्यान सफलता, नंबरों और प्रतिस्पर्धा पर होता है, क्या वहां इन अंदरूनी स्किल्स, मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड और काइंडनेस को जानबूझकर प्रैक्टिस करना न केवल सफलता के लिए बल्कि एक सच में संतुष्ट और सार्थक जीवन जीने के लिए सबसे शक्तिशाली